जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8, वेलकम in my lecture. Dear student, today I am going to teach you about the chapter 10 on the footsteps of महात्मा पार्ट 2। विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। हमने कुछ पहले हमारे लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं और अभी हम जो आज के इस चैप्टर के अंतर्गत लॉ ऑफ हिंद गवर्नमेंट 1935, दैन डिमांड फॉर पाकिस्तान, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ हिंद गवर्नमेंट इन 1935। विद द हेल्प of Hind government law of 1935, the second phase constitutional amendment started. It was very less as per the expectation of national. विद्यार्थियों, हिंद गवर्नमेंट लॉ 1935 के अंदर सेकंड फेज जिसकी सहायता से, है ना, विद द हेल्प ऑफ हिंद गवर्नमेंट की सहायता से 1935 में द सेकंड फेज कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फेज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सुधार में दूसरा फेज जो चला, अमेंडमेंट किया गया, शुरू हुआ। इट वाज वेरी लेस एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ नेशनल। हमारे अगर राष्ट्र की भावना या राष्ट्रता की ओर देखते तो वो बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन, जो बहुत कम था। उसके अंदर जो सुधार होने चाहिए थे वो सुधार बहुत ही कम थे। देयर इज According to Dr. Rajendra Prasad, the real provisional Swaraj of 1935 in relation of administration was not of the people or head, but it was given to the government. According to Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad के अनुसार रियल जो प्रोविजनल गवर्नमेंट स्वराज्य था 1935 के अकॉर्डिंग, रिलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन था, वॉज नॉट ऑफ द पीपल और हेड, लोगों और हेड के बीच में नहीं, बट इट वॉज गिवन टू गवर्नमेंट। इट वॉज गिवन टू गवर्नमेंट, इसे किसे दिया जाना चाहिए था, इट वॉज दिया गया था, गवर्नमेंट को दिया था, न तो लोगों को होता ना हेड को था, लेकिन ये किसको था, इट वॉज गिवन टू द गवर्नमेंट को दिया गया। इस पर दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार इलेक्शन वर हेल्ड, इस लॉ के अनुसार इलेक्शन हुए। गांधी जी सजेस्टेड दैट एज द पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935 द मेजर राइट्स एंड पावर शुड नॉट बी यूज्ड बाय द गवर्नर बट बी शुड एक्ट एज इंस्टीट्यूशन एडवाइस ऑफ हेड ऑफ वेरियस कमेटी। एज पर लॉ, इलेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्शन एज पर दिस लॉ, इस लॉ के अंतर्गत इलेक्शन वर हेल्ड, और उस समय इलेक्शन हुए। गांधी जी से सजेस्टेड, गांधी जी ने सुझाव दिया कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग द मेजर राइट्स, जो मुख्य अधिकार और पावर शुड बी यूज्ड बाय द गवर्नर, ये जो पावर नहीं करने चाहिए किसको, गवर्नर को, बाय द गवर्नर को यूज़ नहीं करने चाहिए, बट वी शुड एक्ट एज, ये लेकिन किस तरह एक्ट होना चाहिए, एज पर इंस्टीट्यूशन एडवाइस ऑफ हेड ऑफ वेरियस कमिटी, एक्ट एज द इंस्ट्रक्शन एडवाइस ऑफ हेड ऑफ वेरियस कमेटी। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा था कि इफ दिस कंडीशन वुड बी फुलफिल, यदि यह कंडीशन फुलफिल की जाती है तो ओनली द कांग्रेस वुड फॉर्म द वेरियस कमेटी, है ना। गांधी जी सेड द इफ दिस कंडीशन वुड बी फुलफिल, यदि यह कंडीशन पूरी की जाती है तो ओनली द कांग्रेस वुड फॉर्म द वेरियस कमेटी, कांग्रेस कई तरह की कमेटी को फॉर्म कर सकती है। वायसरॉय एंड नेशनल वजीर मेड सम क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू दिस एंड दस, और इस तरीके से देखो वायसरॉय और हमारे जो नेशनल वजीर ने
मेड द क्लैरिफिकेशन, इसका क्लैरिफिकेशन किया रिलेटेड दिस एंड दस, ये क्यों है और कैसे है। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग फॉर्म द कमिटी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फॉर्म किया, कमिटी फॉर्म की। द एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोविजनल स्वराज्य कंटिन्यू अप टू 2 years, और ये जो एक्सपेरिमेंट था प्रोविजनल स्वराज्य का कंटिन्यू 2 वर्ष तक चला। When the World War II broke out in 1939, और तब जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, है ना। When the World War II broke out in 1939, the British government joined India in it without prior discussion। लेकिन भारत को उस समय विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया या उसके अंदर ज्वाइन कर दिया बिना हमारी प्रायर, है ना, परमिशन के बिना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्वाइन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया को ज्वाइन कर दिया इन इट विदाउट एनी प्रायर डिस्कशन, बिना किसी पूर्व सूचना या डिस्कशन के बिना। दस द हेड्स ऑफ द वेरियस कमेटी रिजाइन, इसलिए देखो यहाँ हेड जो थे वेरियस कमेटी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन, इस डिसीजन के विरोध में। तो भारत को बिना यहाँ हमारे किसी नेताओं से बातचीत किए बिना या बिना किसी डिस्कशन से उन्होंने विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया भारत को। और इस बात को ध्यान में रखते हुए द हेड्स ऑफ द वेरियस कमेटी, है ना, जितने भी हेड्स थे वेरियस कमेटी, अलग अलग कमेटी के, उन्होंने यहाँ इस डिसीजन के विरोध में अपना रिज़ाइन दे दिया। तो इस तरह लॉ ऑफ हिंद गवर्नमेंट क्या था वो आपको बताया कि 1930 में सेकंड फेज के रूप में वन काइंड ऑफ द अमेंडमेंट, एक विशेष प्रकार का अमेंडमेंट था। और उस अमेंडमेंट में किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद की भूमिका जो भी थी इसमें अपने ध्यान से सुनिए। अब नाउ नेक्स्ट में डिमांड फॉर पाकिस्तान। डिमांड फॉर पाकिस्तान, मोहम्मद इकबाल एंड चौधरी रहमत अली वेर द मुस्लिम लीडर who propagated that Hindus and Muslims should form 2 separate nations। मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली दोनों मुस्लिम लीडर थे और जिन्होंने प्रोपोगेटेड किया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम शुड बी 2 सेपरेट नेशन, हिंदुओं और मुस्लिमों के अलग अलग सेपरेट स्टेट होने चाहिए या सेपरेट नेशन होने चाहिए। तो हिंदूज एंड मुस्लिम शुड फॉर्म 2 सेपरेट स्टेट, 2 स्टेट बनने चाहिए, ऐसा मोहम्मद इकबाल चौधरी और रहमत अली ने प्रोपोगेट किया। सो दे शुड बी डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट स्टेट, इसलिए यहाँ 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 स्टेट्स में। द रेजोल्यूशन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान वॉज पास्ड इन मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर इन 1940। अब ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था पाकिस्तान के अंदर, डिमांड ऑफ पाकिस्तान वॉज पास्ड इन, ये जो पास किया गया वो मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस के अंदर हेल्ड एट लाहौर, जो लाहौर में हुआ था मार्च 1940 के अंदर। देखो ये मुस्लिम लीग ने अपने 1940 के अंदर जो लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान सेपरेट कंट्री की डिमांड की बात रखी और अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को उन्होंने डिक्लेयर किया। वॉट इट वॉज पुट फॉरवर्ड हैव एन इंडिपेंडेंट नेशन हैविंग मुस्लिम मेजोरिटी, वेयर इट वॉज पुट फॉरवर्ड, और ये कहाँ रखा गया, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी, ऐसे क्षेत्र को इंडिपेंडेंट करके मतलब पाकिस्तान बनाया जाए। एंड आफ्टर दिस द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग। और 1940 के इस अधिवेशन के पश्चात या इस कॉन्फ्रेंस के पश्चात मुस्लिम लीग का मेन टारगेट बन गया, है ना, इट्स बिकेम द मेन टारगेट फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का निर्माण करना उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव बन गया। अब उसी तरीके से यहाँ एक मौलाना आज़ाद की बात आती है, वॉज बॉर्न इन मक्का के अंदर, जिसका जन्म हुआ था। ही न्यू मैनी लैंग्वेज, कई तरह की भाषाएं जानता था। वॉज ए स्कॉलर ऑफ इस्लाम, और वो स्कॉलर ऑफ इस्लाम विद्वान था। ही प्रोपोगेटेड द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन,
और उसने हमेशा एक प्रोपोगेटेशन किया था हर धर्म की एकता की बात। ही वॉज ऑलवेज वेरी एक्टिव इन गांधीनियन मूवमेंट्स, और गांधीनियन मूवमेंट में वो हमेशा एक्टिव रहा था। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ कि पाकिस्तान की जो शुरुआत, डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 के अंदर। वैसे ये जो शायद बीच जो बोल गया था वो 1905 में मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट से शुरुआत मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से मतलब खुले रूप में जो शुरुआत हुई, और उसमें मोहम्मद इकबाल और चौधरी रहमत अली जिन्होंने एक मतलब फिक्स कर दिया, मतलब ये उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव बना दिया है। इंडिविजुअल सत्याग्रह नेक्स्ट। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ ग्रुप सत्याग्रह एंड ही डिड नॉट वांट टू पुट द गवर्नमेंट इनटू कंफ्यूजन। द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी समय गांधी जी ने 1940 के अंदर इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। अब गांधी जी का जो इंटेंशन था वो क्या था? ही डिड नॉट वांट टू पुट गवर्नमेंट इनटू कंफ्यूजन। गवर्नमेंट को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते थे। अब क्यों नहीं डालना चाहते थे ये पता नहीं है ना। गांधी जी सेलेक्ट विनोबा भावे एज द इंडिविजुअल सत्याग्रही, और उसमें सबसे पहले सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने किसको? विनोबा भावे को इंडिविजुअल सत्याग्रह, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही था वो विनोबा जी भावे थे। तो विनोबा भावे स्टार्टेड इस सत्याग्रह बाय डिलीवरिंग एंटी वार स्पीच। उन्होंने जो शुरुआत की सत्याग्रह की बाय डिलीवरिंग एंटी वार स्पीच के साथ, और ऑन द 5th डे, 5वें दिन ही वॉज अरेस्टेड बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में उन्हें 5वें दिन अरेस्ट कर दिया एंड वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर 3 months, और 3 महीने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में गांधी जी डिड नॉट वांट टू पुट गवर्नमेंट इनटू कंफ्यूजन, और उन्होंने जहां मास सत्याग्रह था उसे बंद करा दिया और इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करवाई। नेक्स्ट में आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी स्टार्टेड न्यू चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने नया चैप्टर शुरू किया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात। ही वॉर्न द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने वार्निंग दी ब्रिटिशर्स को टू लीव इंडिया इमीडिएटली, भारत को तुरंत छोड़ने की। गांधी जी ऑर्डर द पीपल टू इंडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डू और डाई, और गांधी जी ने ऑर्डर दिया था लोगों को टू फॉलो करने के लिए द प्रिंसिपल, सिद्धांत, किनके सिद्धांत पर? डू और डाई, करो या मरो की नीति के ऊपर चलने की बात कही। यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी तब करो या मरो की नीति। एंड कंटिन्यू नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड और दूसरी ओर बात की उन्होंने कि कंटिन्यू रखें अपना नॉन वायलेंस स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया वॉज पास्ड इन द मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942 इन मुंबई। क्विट इंडिया मूवमेंट की जो मीटिंग, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 अगस्त है ना, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अधिवेशन में फाइनल किया गया। दिस वॉज डिसाइडेड एट द नाइट 8 अगस्त 1942 को, और ये जैसे डिसाइडेड किया गया था रात 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी एंड लीडर्स वर अरेस्टेड एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त। गांधी जी और अन्य नेताओं को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दस द मूवमेंट बिकेम मोर वाइड स्प्रेड, और ये और अधिक वाइड स्प्रेड हो गया और अधिक आगे बढ़ गया। द रिवोल्यूशनरी द वेरियस पब्लिक मीटिंग, जगह जगह पर मीटिंगें की गई, प्रोसेशंस निकाले गए, प्रोटेस्ट रैली निकाली गई, बिकेम वेरी कॉमन। ये सब चीज़ें वहाँ कॉमन होगी, जगह जगह पर इसका विरोध किया गया इन नेताओं को गिरफ्तारी के लिए। मैक्सिमम फार्मर्स एंड यंगस्टर जॉइन दिस मूवमेंट, मैक्सिमम नंबर, अधिक से अधिक युवाओं ने, किसानों ने इसमें भाग लिया। देयर वर इंसिडेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट हाउसेस, अब वहाँ पे जो इंसिडेंट हुई
और जो घटनाएं घटी उसमें देखिए गवर्नमेंट हाउसेस के ऊपर अटैक किया गया, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पोस्ट और टेलीग्राफ के ऊपर अटैक किया गया, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। द गवर्नमेंट एडॉप्टेड क्रूल मेजर्स, और गवर्नमेंट ने भी कमी नहीं छोड़ी और उन्होंने क्रूअल मेजर्स को अपनाया, अरेस्ट, लोगों को अरेस्ट किया, कैप्चर किया, टू कर्ब द मूवमेंट ऑन द लार्ज स्केल, मूवमेंट को अंत करने के लिए मोर देन 1 लाख पर्सन वेर अरेस्टेड, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया एंड पुट इनटू प्रिजन, जिन्हें जेल में डाल दिया गया। बट बाय द एंड ऑफ द मूवमेंट द ब्रिटिश रियलाइज, लेकिन मूवमेंट तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसके अंत में ब्रिटिशर्स को ये महसूस हो गया या एहसास हो गया था कि नाउ देयर होल्ड ओवर इन पीपल इंडिया वुड नॉट रिमेन फॉर लॉन्ग, और वो भारत के अंदर अब लंबे समय तक यहाँ शासन नहीं कर सकते, यहाँ नहीं रह सकते। तो इस तरीके से आपने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और ये जो हमारा अंतिम चैप्टर की ओर था, मतलब जिसमें 1942 के अंदर, और जिसके अंदर पूर्ण वार्निंग दी और ब्रिटिश को भारत छोड़ने की वार्निंग दे दी थी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ यंगस्टर इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हुए थे, जगह जगह पर नॉन वायलेंस भी हुआ। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। द न्यू appointed Prime Minister of Britain, Mr. Attlee, announced to give complete self-rule to the country. नए जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के मिस्टर एटली, जिन्होंने अनाउंस किया था टू गिव कंप्लीट, जिन्होंने अनाउंस किया था कंप्लीट स्वराज्य देने की बात, भारत को पूर्ण स्वराज्य देने। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर द ब्रिटिश मिनिस्ट्री सेंट, ब्रिटिश की मिनिस्ट्री ने सेंट 3 लीडर्स, 3 लीडरों को भेजा एज ए रिप्रेजेंटेटिव टू आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर लीडर्स, 3 लीडरों को भेजा। द प्लान पुट फॉरवर्ड बाय कैम नॉन एज कैबिनेट मिशन, और ये जो प्लान फॉरवर्ड किया गया था बाय देम, जिनके द्वारा उसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। नॉन है जिसे जाना गया था, जिसे जानते थे किस ग्रुप में जाना गया है, उसे कैबिनेट मिशन। दे पुट फॉरवर्ड वेरियस प्रपोजल, उन्होंने कई प्रपोजल रखे बाय ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग के माध्यम से विद लीडर हु वर्कड एज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। द प्रपोजल, जो प्रपोजल्स थे उनमें से पहला जो प्रपोजल था, देखिए कैबिनेट मिशन क्या था, ध्यान देना। मिस्टर एटली ने जैसे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत को कंप्लीट सेल्फ रूल की बात कही, और उसके लिए उन्होंने 3 नेताओं को भेजा, 3 मिनिस्ट्री है ना, ब्रिटिश मिनिस्ट्री सेंट, ब्रिटिश मिनिस्ट्री ने 3 लीडर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने जो प्रपोजल यहाँ मीटिंग करके रखा गया उसमें था टू एस्टेब्लिश टोटल सेल्फ रूल इन कंट्री। पहला प्रपोजल था एस्टेब्लिश करना टोटल रूल इन कंट्री। सेकंड, टू डिवाइड द होल कंट्री इनटू टोटल 3 प्रोविजंस, पूरे कंट्री को 3 प्रोविजंस के अंदर बांटना। फ्रीडम वॉज गिवन टू द नेशन टू मेक देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम वॉज गिवन, स्वतंत्रता उन्हें दी जाएगी टू द नेशन टू मेक देयर ऑन, जब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। टिल द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनफोर्स, जब तक इनफोर्स में नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, अंतरिम गवर्नमेंट वुड वर्क, भारत के अंदर अंतरिम सरकार वर्क करेगी जब तक भारत का यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पुटअप नहीं करेंगे, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा या इनफोर्स में नहीं आएगा। द कांग्रेस शोड द ग्रेट रिजल्ट इन द इलेक्शंस, और उस समय देखो कांग्रेस को बहुत बड़ा शोड द ग्रेट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मिला इलेक्शन। हेल्ड लेटर ऑन एंड फॉर्म द अंतरिम गवर्नमेंट, और वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ड्यू टू द वीक रेस्पॉन्स रिसीव बाई मुस्लिम लीग, लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग की जो रेस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं मिला। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 एज ए डायरेक्ट स्टेप डे, डायरेक्ट स्टेप डे के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम हुआ कम्युनल इलनेस प्रिवेल इन कंट्री एंड रायोट्स अकर्ड वेरियस प्लेस, और जिसके परिणाम स्वरूप कम्युनल टेंशन शुरू हो गई, कम्युनल इलनेस हो गई,
और यहाँ पे रायोट्स दंगे भड़क गए देश के अंदर। मुस्लिम लीग ट्राई टू कीप इट्स प्लेस इन द गवर्नमेंट थ्रू द स्मॉल लार्ज प्रोटेस्ट। मुस्लिम लीग ट्राई टू कीप उसने प्रयास किया अपने आप को अपने प्लेस रखने में गवर्नमेंट थ्रू द स्मॉल एंड लार्ज प्रोटेस्ट। दिस प्रोटेस्ट कंटिन्यू टिल सेपरेट पाकिस्तान वॉज नॉट फॉर्म। और ये जो प्रोटेस्ट था कंटिन्यू रहा कब तक? टू टिल सेपरेट पाकिस्तान वॉज, जब तक सेपरेट नहीं हुआ पाकिस्तान फॉर्म नहीं हुआ। एंड टुडेज लास्ट टॉपिक इज अनाउंसमेंट ऑफ क्विट इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर एटली फरवरी 1947। The communal unity was in danger due to the attitude shown by Muslim League in interim government। कम्युनल यूनिटी, देखो यहाँ कम्युनल यूनिटी खतरे में पड़ चुकी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच के अंदर, और जिसकी वजह से ये इस एटीट्यूड की वजह से, खास करके मुस्लिम लीग के एटीट्यूड की वजह से अंतरिम गवर्नमेंट। दिस वॉज द टाइम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 20 Feb 1914 said that the British government should completely hand over the rule to Indians, should leave India by June 1948। और उसी समय दिस वॉज सेम टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 20 फरवरी 1947 को ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से हैंड ओवर कर देगी भारतीयों को रूल, और इंडिया को वो जून 1948 तक छोड़ देगी। द इंथ्यूसिज्म ऑफ इंडियन लीडर एज वेल एज कॉमन पीपल अलॉन्ग विद गांधी जी इंक्रीज। और इस इंथ्यूसिज्म, इस बात के लिए इंथ्यूसिज्म बढ़ चुका था। गांधी जी वेलकम दिस डिसीजन, और गांधी जी ने इस डिसीजन को वेलकम किया, उसका स्वागत किया, और इस तरीके से सेइंग द बेस्ट एक्ट, और यह कहा गया कि यह इनके लिए एक बेस्ट एक्ट था। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये चैप्टर नंबर 10, ठीक है, आपका जो यहाँ होमवर्क है इन सभी के ऊपर आपको नोट्स लिखना है। राइट द नोट्स इन दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, इन द फॉलोइंग पॉइंट्स है ना, इन फॉलोइंग पॉइंट्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और प्रिपेयर करना है उसके साथ। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा उसमें से ये 4 मेजर जो लॉ ऑफ हिंद गवर्नमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान विकास, पाकिस्तान की डिमांड कब शुरू हुई, कहाँ हुई, इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, उसके मेल नेता कौन थे, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, और अंत में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया और हमारी जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई एटली के द्वारा, और ये इन सभी बातों के ऊपर हमने चर्चा की। डियर स्टूडेंट, इसको रीड करें, रीड करके इसके नोट्स बना करके उनको तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।